दोस्तों इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में तोरई एक ऐसी फसल है जो किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा मुनाफा देके जा सकती है। और अगर आप तोरई की सबसे अगेती खेती करते हैं तब आपको इसके मंडी रेट और भी ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मंडी रेट आपको ये देके जा सकते हैं। लगभग 70-80 रुपए तक के सबसे अगेती तोरई के मंडी रेट आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको जनवरी फरवरी में भी लगाते हैं तब भी ये आपको काफ़ी अच्छे खासे मंडी रेट देके जा सकते हैं। और तोरई की फसल से उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। रोग बीमारियां भी इसमें बाकी फसलों के मुकाबले काफ़ी कम देखे जाते हैं। काफ़ी आसानी से इसकी खेती करके आप लाखों का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको तोरई की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में बताऊंगा कि तोरई की खेती आपको किस तरह से करनी है, किस तरह से आप इससे ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, कौन कौन सी टॉप वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। देखिए, तोरई की फसल में अच्छे मंडी भाव लेने के लिए वैरायटियों का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप वैरायटियों का सिलेक्शन सोच समझ के या अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तभी आपको अच्छे मंडी रेट मिलेंगे। वरना किसान भाई क्या करते हैं, सस्ते के बीज के चक्कर में कई बार ऐसी वैरायटियां उठा लेते हैं, उनसे मंडी भाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि तोरई की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी खराब होती है, देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और मंडियों में उसकी डिमांड जो होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। इस वजह से उनको उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन मंडी भाव अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो अच्छे मंडी भाव देने वाली वैरायटियों के बारे में आपको बताऊंगा, जिनसे मंडी भाव ही अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। तो दोस्तों इन तमाम जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारियां आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे तोरई की खेती करने का उचित समय कौन सा है और कौन कौन सी भूमि में आप इसकी खेती से सबसे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो तोरई की खेती आप किसी भी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे उपयुक्त जो भूमि होती है वो मध्यम मिट्टी और जो भारी भूमि होती है वो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। ऐसी ज़मीन में अगर आप तोरई की खेती करते हैं, लेकिन उचित जल निकास वाली भूमि जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह की भूमि में अगर आप खेती करेंगे इसकी तो आपको ये तोरई की जो फसल है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन देके जाएगी। अब बात करते हैं इसकी खेती करने का सही समय कौन सा है। तो देखिए, 12 महीने में आप कभी भी तोरई की खेती कर सकते हैं, साल के 2-3 महीनों को छोड़कर। 2-3 महीने ऐसे होते हैं, या तो 2-3 महीने, 2-1 महीने तो सर्दियों के होते हैं आपको, जिनमें आपको लोटनल से लगाना पड़ता है, और 1-2 महीने आपके गर्मियों के होते हैं जिसमें काफ़ी लू वगैरह चलती है। जिन महीनों में, यानी कि मई का जो महीना होता है उसमें तोरई की खेती नहीं की जाती है। बाकी आप आजकल ऐसी हाइब्रिड वैरायटी आ चुकी है मार्केट में जिनको कभी भी आप 12 महीने में लगा सकते हो। लेकिन इसकी अगेती खेती और इसकी पछेती खेती, इनमें सबसे ज़्यादा आपको मुनाफा मिलता है। और उसके बाद में बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली तोरई, जो बरसात के सीजन में भी ये 2 बार लगाई जाती है। बरसात के सीजन में बरसात शुरू होने से पहले लगाई जाती है, यानी कि जून माह में लगाई जाती है, और उसके बाद में आपकी ये जो तोरई है ये अगस्त माह में भी लगाई जाती है। लेकिन बरसात के बाद में जो तोरई लगाई जाती है, जो अक्टूबर नवंबर में चलती है, उसके मंडी रेट भी सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। हालांकि उस समय पे उत्पादन थोड़ा सा डाउन आता है। बाकी मई जून में जो तोरई लगाई जाती है उसके भी काफ़ी अच्छे मंडी रेट मिलते हैं। लेकिन नवंबर और दिसंबर माह में जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं उनको इसके मंडी रेट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और उसके बाद में जो किसान भाई जनवरी माह में इसको लगा लेते हैं उनको भी ये काफ़ी अच्छे मंडी रेट देके जाती है। और उसके बाद में फरवरी मार्च तक आप कभी भी इसकी खेती कर सकते हो। अप्रैल माह में इसकी खेती कम की जाती है। हालांकि जहाँ पे लू वगैरह नहीं चलती है, टेम्परेचर इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, वहाँ पर आप ज़रूर इसकी खेती कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या फिर मई तक जो है लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती है जिन एरिया में, वहाँ पर अप्रैल माह में इसकी खेती नहीं की जाती है। तो आप इसकी खेती बताए गए समय पर करके सबसे अच्छा उत्पादन ले सकते हो। इसका उत्पादन जो होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है और मंडी रेट इसके 12 महीने अच्छे खासे बने रहते हैं। अगर आप इसको 15 फरवरी के बाद में लगाते हैं तब आपको इसके शुरुआत की 1-2 हार्वेस्टिंग में मंडी रेट डाउन मिल सकते हैं। लेकिन अगर जनवरी के आखिरी सप्ताह तक भी आपकी बुआई कंप्लीट हो जाती है तब भी ये आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव देके जा सकती है। और फरवरी के पहले सप्ताह में अगर आप लगा देंगे तब भी आपको अच्छे मंडी भाव देके जाएगी। अब बात करते हैं तोरई की टॉप वैरायटियों के बारे में। अगर बताई गई वैरायटियों का आप सिलेक्शन करेंगे तो फल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी आपको, उत्पादन भी आपको ये सारी वैरायटियाँ काफ़ी ज़बरदस्त देके जाएंगी। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आप ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके फल की जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी और इसका उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पे आप जो है क्लाउज कंपनी की एक
विनायक वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका भी उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है। कलर इसका भी काफ़ी शानदार है। फल का मतलब फल की जो क्वालिटी है, इसकी डिमांड जो है मार्केट में वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छे मंडी भाव देके जाएगी ये वैरायटी, अगर कलाउज की विनायक वैरायटी का आप सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो दूसरी भी आपकी ईस्ट वेस्ट कंपनी की ही है। ईस्ट वेस्ट कंपनी की LU 730 के नाम से आती है। ये भी काफ़ी अच्छी और शानदार वैरायटी है। अगर आपको नागा नहीं मिलती है ईस्ट वेस्ट की, अगर आप लगाना चाह रहे हैं और नागा अगर नहीं मिल रही है, तो आप 730 नंबर वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये वैरायटी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है। इसके भी फल की क्वालिटी लाजवाब है और उत्पादन इसका भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है नामधारी की NS 474 वैरायटी। ये भी तोरई की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके भी फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको और उत्पादन इसका भी आपको जोरदार मिल जाएगा। तो आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। इन सभी वैरायटियों का सिलेक्शन 12 महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, बारिश के सीजन में भी कर सकते हैं, और अभी अगर आप गर्मियों के लिए बुआई कर रहे हैं तोरई की, तो अभी भी आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी वैरायटी आपके एरिया में मिल जाए उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन ये सारी वैरायटी आपको देके जाएंगी। जमीन की तैयारियां और खाद उर्वरकों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको इसमें 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है 1 एकड़ में। उसके बाद में आपको एक कल्टीवेटर से इसकी जुताई करनी है ताकि जो खाद है वो ज़मीन की मिट्टी के अंदर एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद में कम से कम 3 कल्टीवेशन आपको और करने हैं। तो उसके बाद में जैसे रोटावेटर से आपने गोबर की खाद डालने के बाद में एक कल्टीवेशन कर लिया, उसके बाद में एक कल्टीवेशन आपको जो है वो कल्टीवेटर से ज़रूर करना है ताकि थोड़ा सा डीपली हो जाएगी वो, और ज़मीन भी आपकी जो थोड़ी है वो अच्छे से खुल जाएगी। कल्टीवेटर से कल्टीवेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें, कल्टीवेटर से एक जुताई आपको जरूर करवानी चाहिए, तो ये आप करवा लीजिए। उसके बाद में एक जुताई आप हेरो से करवा लीजिए। इस तरह से आपको 3 जुताइयां करवानी है। और ये 3 जुताइयां जो आप करवा रहे हैं, इन हर जुताइयों के बीच में 1-2 दिन का आपको गैप रखना है ताकि हर दिन आपको जो है, क्योंकि पहले आप जुताइयां शुरू करवा रहे हैं, जमीन की तैयारियां अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मिट्टी में हल्का सा आपको पलेवा वगैरह करने की जरूरत होती है। या आपकी क्योंकि सूखी मिट्टी में अगर आप करवाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, तो उसमें डलिया वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और मतलब कल्टीवेशन भी ठीक से नहीं हो पाता है जमीन हार्ड होने की वजह से। तो सबसे पहले हल्का सा पलेवा करके और उसके बाद में हम कल्टीवेशन करते हैं तो नमी काफ़ी ज़्यादा रह जाती है उस समय। जब हम बेड बनाएंगे उस समय मिट्टी में नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको हर कल्टीवेशन से पहले 2-3 दिन का अगर आप गैप देते जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा नमी है मिट्टी के अंदर वो निकल जाएगी। और इस तरह से अगर आप कल्टीवेशन करेंगे तो आपकी जो फसलें हैं उनमें जड़ से संबंधित बीमारियां भी आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। मिट्टी आपकी और ज़्यादा उपजाऊ होगी। इस तरीके से अगर आप कल्टीवेशन करेंगे, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, आज कल्टीवेशन हेरो से कर दिया, दूसरे दिन कल्टीवेटर से कर दिया, तीसरे दिन रोटावेटर से कर दिया और चौथे दिन बुआई करवा दी। इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम 10-12 दिन का समय आपको जरूर देना है कल्टीवेशन के बीच में, ताकि अच्छे से आपकी जो जमीन है वो तैयार हो जाए। धूप वगैरह से एक्स्ट्रा नमी है वो भी निकल जाए और धूप की वजह से अच्छे से आपकी मिट्टी जो है वो तैयार भी हो जाए। जमीन में पड़ी जो आपकी फंगस वगैरह है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि अब धूप वगैरह काफी अच्छे से निकलनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप तैयारियां शुरू करें। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले आप जो रासायनिक खाद उर्वरक है वो आपको डालने हैं। तोरई की फसल के लिए 40 से 50 केजी आप DAP खाद काम में ले सकते हैं। अगर आपकी जमीन थोड़ी कमजोर है तो आप 50 केजी DAP काम में ले लीजिए, या फिर आप 40 केजी DAP से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात की जाए तो कम से कम 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है। और यूरिया खाद की बात की जाए तो 20 से 25 केजी यूरिया खाद आपको लेना है। और इन्हीं के साथ में आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से UPL का जो साफ आता है फंगीसाइड, जिसमें कार्बनडाजिम और मैनकोजेब होता है 12 और 63%, ये आपको सभी खाद उर्वरकों के अंदर मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये फंगीसाइड और सारे खाद उर्वरक आपको बिखेर देने हैं। और उसके बाद में आपको बेड तैयार करने हैं। और बेड बनाने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि मिट्टी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए। मिट्टी का इस तरह से लड्डू मतलब बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, तभी आपको बेड बनवाने हैं। इस मिट्टी में, इस तरह की मिट्टी में अगर आप बेड बनवाएंगे तो आपके बेड की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और बीजों का जर्मिनेशन रेट भी आपको काफी जोरदार मिलेगा और प्लांट की ग्रोथ में भी आपको काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। यानी कि उत्पादन आपको काफी शानदार मिलेगा अगर इस तरह से जमीन की तैयारियां करके और उसके बाद में तो जो है तोरई की बुआई करेंगे। बेड प्रिपरेशन का कार्य अगर आप शुरू करें तो तोरई की फसल के लिए आप 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। और यही तोरई अगर आप बारिश के सीजन में लगा रहे हैं तो कम से कम 7-7
फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में तोरई के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, लताएं काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं। तो बरसात के सीजन में क्या होगा कि सड़न वगैरह की समस्या भी आ सकती है, ज़्यादा नमी होने की वजह से या ज़्यादा बारिश वगैरह होने की समय वजह से, और आपके जो प्लांट हैं उनमें जो रस चूसने वाले कीट हैं उनका प्रकोप आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए डिस्टेंस आपको बरसात के सीजन में थोड़ा ज़्यादा बना के रखना है। अगर आप बरसात के सीजन में ये तोरई लगा रहे हैं तो 7-7 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं, और अगर यही तोरई आप अब लगा रहे हैं, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में लगा रहे हैं, तब आपको जो है 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने के बाद में आपको प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है। प्लास्टिक मल्च 20 से 21 माइक्रोन के आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो फसल है ये ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं है, तो 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च इसके लिए काफ़ी है, ये आप लगा लीजिए। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको सीड शोविंग करनी है। अच्छी वैरायटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। बीजों को लगाने से पहले अगर आप ठंड में बीज लगा रहे हैं, यानी कि जनवरी फरवरी 15 फरवरी तक अगर आप बीजों की बुआई कर रहे हैं, तो अगर आप 24 घंटे के लिए बीजों को भिगो के रखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। बीजों को 24 घंटे के लिए भिगो के रख लीजिए, और उसके बाद में 24 घंटे बाद में बीजों की बुआई करा लेंगे, तो उससे बीजों का जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब 2-3 दिन एक्स्ट्रा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तोरई के बीजों को जर्मिनेट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आप सीधे ही बीजों की बुआई करेंगे तो 8-10 दिन तक तोरई के बीजों का जमाव नहीं होता है, ठंड वगैरह होती है। तो इस तरीके से बीजों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोएं, और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पे सीड शोविंग आपको करनी है। दोस्तों, इसके बाद में बीजों की बुआई मतलब कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही आपके बीजों का जर्मिनेशन हो जाता है और आपके जो प्लांट हैं वो 10 से 15 दिन के हो जाते हैं, उस समय पे यहां पर आप ध्यान दे लीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि तोरई की फसल में इस अवस्था में ये काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप मत कहना कि हमें बताया नहीं, हमारी तोरई की फसल काफ़ी प्रभावित हो गई, क्योंकि जैसे ही आपकी तोरई की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आती है, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप इस अवस्था में तोरई की फसल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको स्प्रे ज़रूर लेना है एक, और इसमें आप जो है पहला स्प्रे जब आप ले रहे हैं तो जब आपकी तोरई की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में हो जाती है, मतलब 15 दिन की हो जाए, उसी समय पर आपको एक स्प्रे ज़रूर निकाल देना है। और यहाँ पर आप काम में लेना है आपको एमिडाक्लोप्रिड जो 17% में आती है वो लेना है। हैवी इंसेक्टिसाइड भी आपको यहाँ पे नहीं लेना है, सिर्फ एमिडाक्लोप्रिड ही लेना है जो 17% में आता है, ये आप ले लीजिए। और इसकी जो डोज रखनी है वो रखनी है 6 से 7 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, इससे ज़्यादा हैवी डोज आपको नहीं रखनी है। कुछ लोग बताते हैं 10-12 ml तक इसको बता देते हैं, और सीड स्टोर वालों को भी अगर आप पूछोगे तो वो भी आपको 12 से 15 ml तक एमिडाक्लोप्रिड का जो है डोज है वो बताया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6-7 ml से ज़्यादा आपको इसकी खुराक नहीं रखनी है। और बड़ी फसल में भी अगर आप काम में ले रहे हो तो 10 ml से ज़्यादा इसका डोज नहीं जाता है, 10 ml से ज़्यादा इसको आपको कभी भी किसी भी फसल में नहीं डालना है। तो ये आप इसकी खुराक रख लीजिए। और इसके साथ में एक फंगीसाइड जरूर ऐड करना है, धानुका कंपनी का धानुस्टिन फंगीसाइड आता है, ये आप काम में ले लीजिए। या फिर आप कोई दूसरा फंगीसाइड भी काम में ले सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम 50% होता है, वो आपको काम में लेना है। और इसकी जो खुराक है वो आपको रखनी है 30 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। आपकी फसल की अवस्था के हिसाब से बताया गया डोज ही आपको काम में लेना है, और बताई गई फसल की अवस्था पे ही आपको ये स्प्रे निकालना है। उसके बाद में आप देखेंगे आपके पत्तों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फुटाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस अवस्था में तोरई की फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं हर साल इसकी खेती करता हूं, इसलिए मुझे पता है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, टेम्परेचर थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू होते हैं, उसी समय पे रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप तोरई की फसल में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो ये स्प्रे ले लीजिए। और उसके बाद में, उससे बाद में नहीं, इससे पहले एक स्टेप आपको और पूरा करना है। जैसे ही आपके तोरई की बीजों का जर्मिनेशन हो जाता है, 4 से 5 दिन की अवस्था में जर्मिनेशन होने के तुरंत बाद उसी फंगीसाइड का एक ड्रेंचिंग भी आपको करना है। और ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है तो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से उसका फर्टिगेशन कर देना है। लेकिन यह फंगीसाइड जड़ों में देना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियां देखी जाती हैं। तो इसके लिए आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खुराक रखनी है। आप कोई सा भी फंगीसाइड ले लीजिए, कार्बेंडाजिम 50% होना चाहिए, उसका आपको ये पहला ड्रेंचिंग या पहला फर्टिगेशन करना है। ये सावधानियां आप रख के चलेंगे। उसके बाद में एनपीके खादों का समय समय पे आप फर्टिगेशन करते रहिएगा। आगे
आपको फर्टिगेशन के वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से बताए गए तरीके से और बताए गए समय के अनुसार मैंने सारे टाइम बता दिए आपको, कौन से समय पे आपको ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे, कौन से समय पे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, कौन से समय पे लगाने पर सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी है। इसलिए आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।